बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी हम स्टार्ट करेंगे जी अमेरिकन लिटरेचर से। तो अमेरिकन लिटरेचर जो अभी तक हमने पहले पढ़ा था वो था, जो लिटरेचर लिखा गया वो लिखा गया था इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर। ठीक है। तो अभी जो हमारा स्टार्ट होगा ये होगा अमेरिकन लिटरेचर से। जिस तरह यूके के या इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो एजेस थी, पीरियड्स थे, जो कि ओल्ड इंग्लिश से स्टार्ट होके पोस्ट मॉडर्न तक एंड होते थे, इसी तरह अमेरिकन लिटरेचर के अंदर कॉलोनियल लिटरेचर जो थी एक एज थी। सेकंड आपकी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर था, रोमांटिसिज्म है, रियलिज्म है, मॉडर्निज्म है एंड कंटेम्प्रेरी पीरियड है। तो इस तरह इसकी भी 6 पीरियड्स के अंदर सब क्लासिफिकेशन की गई है। तो पहले तो अगर हम स्टार्ट करें कॉलोनियल पीरियड से, हम देखेंगे कि जो वर्ड जो कॉलोनियल है इसका क्या मतलब है। कॉलोनियल का मतलब ये होता है कि एक कंट्री है, उसके ऊपर और आते हैं, और कंट्री के लोग आते हैं, वो उसको ऑक्युपाई कर लेते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि जी वो जो मुल्क था ना, वो उस ऊपर से आने वाले लोगों की कॉलोनी बन गया। जैसा कि अगर हम अपने सब कॉन्टिनेंट के अंदर देखें तो इंडिया था, यहाँ पे ब्रिटिश आते हैं इंग्लैंड से, वो यहाँ पे आके गवर्नमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इंडिया क्या था, ये पूरा जो सब कॉन्टिनेंट क्या था, वो ब्रिटिश की कॉलोनी था। तो सेम इसी तरह जो अमेरिकन, जहाँ पे यूएसए जहाँ प्लेस है जहाँ पे आजकल, तो वहाँ पे अमेरिका के अंदर ब्रिटिश से लोग माइग्रेट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, वहाँ पे इनकी गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाती है अमेरिका के अंदर। यानी कि अमेरिका के ऊपर ब्रिटिश जो लोग हैं वहाँ पे गवर्नमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। कब स्टार्ट होता है जी, अराउंड जो है ना 16 सेंचुरी के स्टार्ट होने से भी वहाँ पे इनकी गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे ये रूल करना शुरू कर देते हैं। तो इस पहले पीरियड को, जो कि 1600 से लेकर 1776 तक लास्ट करता है, इसको हम कहते हैं कॉलोनियल पीरियड। यानी कि ये कौन सा पीरियड था, जब अमेरिका जो था वो ब्रिटिश का या इंग्लैंड पीपल के था, कॉलोनी था। ठीक है। तो इसी तरह इस एज के अंदर जो लिटरेचर लिखा गया है उसको हम कहते हैं कॉलोनियल लिटरेचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो वही जो चीज़ मैंने आपको बताई है, अमेरिका रिमेन द कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड, देयरफॉर इंग्लिश लैंग्वेज फ्लरिश देयर। ठीक है। तो वहाँ पे ब्रिटिश पीपल आते हैं, उनकी लैंग्वेज डेफिनेटली इंग्लिश थी, तो वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप होना, फ्लरिश होती है। तो वो जो लोग हैं वो इंग्लिश के अंदर, अमेरिका के अंदर जो लोग हैं वो इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक आपने ये चीज़ याद रखनी है, अमेरिका के अंदर भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखा गया, यूके के अंदर भी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखा गया, लेकिन हम जब जनरली प्रोनाउंस करते हैं हम कहते हैं जी इंग्लिश लिटरेचर। तो उसका मतलब ये है कि जी जो स्पेसिफिकली जो यूके के अंदर लिखा गया, जो इंग्लैंड के अंदर लिखा गया, इसको हम, इसके लिए हमने जो नाम यूज़ किया वो हम करते हैं अमेरिकन लिटरेचर। हालांकि दोनों जो लिटरेचर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं। तो यहाँ पे इसकी हिस्ट्री यही है कि यह अमेरिका जो था ये यूके की कॉलोनी था, तो इस एज के अंदर जो लिटरेचर लिखा गया इसलिए इसको हम कहते हैं कॉलोनियल लिटरेचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी देखेंगे, जो डोमिनेंट जॉनर ऑफ लिटरेचर था वो, और इसके अलावा जो फोकस ऑफ राइटर्स था वो किस टॉपिक पे था। तो जैसे कि आप जानते हैं जो प्यूरिटन थे, जो हमने वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया है, ओल्ड इंग्लिश से लेके पोस्ट मॉडर्न के अंदर, वहाँ पे जो प्यूरिटन पीपल थे वो कौन से थे, जो बेसिकली एक्सट्रीम रिलीजियस काइंड के पीपल हैं। क्रिश्चियनिटी के अंदर उनको प्यूरिटन कहा जाता था वहाँ पे। तो इस टाइम के अंदर यूके में प्यूरिटन जो थे, इनकी गवर्नमेंट थी जब अमेरिका जो है यूके की कॉलोनी बनता है। तो यहाँ पे भी डेफिनेटली फिर वही चीज़ें, वही ट्रेडिशन फॉलो होगी जो जैसे प्यूरिटन चाहते थे। तो प्यूरिटन क्योंकि रिलीजियस पीपल थे, इसके अलावा वैसे भी एक जनरल बात है कि जब भी एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क की कॉलोनी बनता है तो जो उस पर आके कब्जा करते हैं उनकी फर्स्ट ट्राई यही होती है कि हमारी यहाँ पे लैंग्वेज भी डेवलप हो और हमारे यहाँ पे रिलीजन भी डेवलप हो। तो यहाँ पे तो वैसे थे भी प्यूरिटन जो कि खुद एक रिलीजियस काइंड के लोग थे। उन्होंने जब अमेरिका के ऊपर गवर्नमेंट करना स्टार्ट किया है तो वो क्या, किस पे फोकस करते हैं, रिलीजियस के ऊपर। तो डेफिनेटली जो लिटरेचर लिखा गया वो रिलीजियस लिटरेचर था, फर्स्ट जो फोकस था वो रिलीजन के ऊपर था। इसके अलावा जो इस एज में नॉन फिक्शनल राइटिंग लिखेंगे, अब डेफिनेटली जब रिलीजियस थिंग्स लिखी जाएंगी तो रिलीजन ऐसी चीज़ है जो हमारी रियलिटी के ऊपर है, तो वो नॉन फिक्शनल राइटिंग्स थी इस एज के अंदर। अच्छा, इसके अंदर जो जॉन स्मिथ है,
is considered among earliest writer of the American literature. जॉन स्मिथ इज ये उन राइटर्स में से कंसीडर किया जाता है जो कि अर्ली राइटर्स थे ना, जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट किया अमेरिका के अंदर, उनमें जॉन स्मिथ एक था। इसने कॉलोनियल पीरियड के अंदर ये मोस्ट प्रोमिनेंट जो राइटर है जॉन स्मिथ है। इसने जी हिस्ट्री के ऊपर बुक्स लिखी थी, क्योंकि जो ब्रिटिश लोग आए थे अमेरिका के अंदर तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनकी अक्सरियत थी वो वर्जीनिया स्टेट है अमेरिका की, वहाँ पे आना स्टार्ट किया था। तो इसने एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ वर्जीनिया के ऊपर, हिस्टोरिकल चीज़ें लिखी जाती थी। अब इस एज की जो मेन प्रोमिनेंट जो राइटिंग्स हैं उसमें दो हैं, मॉडल ऑफ क्रिश्चियन चैरिटी एंड डूमसडे। ये हमारा कॉलोनियल एज है। नेक्स्ट है जी पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, जो कि 1776 से स्टार्ट होता है और 1830 तक जाता है। अब पहले हमने डिस्कस किया वो था कॉलोनियल पीरियड, ये है पोस्ट कॉलोनियल। पोस्ट कॉलोनियल का मतलब ये है कि जब अमेरिका जो था वो नो मोर कॉलोनी नहीं रहा था, यानी कि जब यहाँ पे ब्रिटिश की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी, जब अमेरिका आज़ाद हो गया था, तो उस एज के बाद जो लिटरेचर लिखा गया उसको हम कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। अमेरिका ने 1776 में इंडिपेंडेंस हासिल की थी ब्रिटिश से, देयरफॉर दिस पीरियड इज कॉल्ड पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। तो इस एज की जो डोमिनेंट जॉनरा ऑफ लिटरेचर है, ये जो फोकस ऑफ राइटर्स था, डेफिनेटली जब वहाँ पे इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चल रही थी, लोग अमेरिकन जो थे वो इंग्लिश पीपल से आज़ादी चाहते थे, तो ये लिखी पड़ी बात है कि उनका जो मेन फोकस होगा वो पॉलिटिक्स के ऊपर ही होगा। अब जैसे अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो जब यहाँ पे आज़ादी की बात होती थी तो कौन सा लिटरेचर लिखा गया यहाँ पे, इलामा इकबाल की पोइट्री देख लें तो उसमें अक्सरियत बातें क्या हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि पॉलिटिक्स के ऊपर हैं, जो ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो आपको इंसाइट करती हैं लोगों को कि वो आज़ादी की बात करें। तो सिमिलरली वहाँ पे भी ये चीज़ हो रही थी। 1776 में अमेरिका जो है ये इंग्लैंड से आज़ाद हो जाता है। तो इनकी जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो फॉर्म थी जिसमें लिटरेचर लिखा गया है, जो जॉनरा था लिटरेचर का, वो एक पोइट्री था और सेकंड फिक्शन था। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और क्वेश्चन भी आता है कि क्यों इसमें फिक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस था। वो ये था कि रिस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हो गया था इंग्लैंड के अंदर। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में क्लास में ये चीज़ें डिस्कस की थी कि जैसी आपकी गवर्नमेंट आती है, जैसे उनकी पॉलिसीज होती हैं, डेफिनेटली सोसाइटी के ऊपर ये ऑन ग्राउंड वही चीज़ें आपको नज़र आती हैं। तो पहले प्यूरिटन जो लोग थे वो गवर्नमेंट में थे यूके के अंदर। अब बेसिकली जो अमेरिका ये भी यूके के अंडर ही उस वक्त था, क्योंकि उस वक्त इनकी कॉलोनी था। ठीक है। अब रेस्टोरेशन एज के अंदर अगरचे ये लोग आज़ाद हो गए थे, लेकिन अब डेफिनेटली अब ब्रिटिश लोग यहाँ सब कॉन्टिनेंट से चले गए, लेकिन उनके आफ्टर इफेक्ट्स अभी भी हमारी सोसाइटी के ऊपर है ना। सेम ये चीज़ थी कि वहाँ पे जब रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट होता है, रेस्टोरेशन पीरियड के अंदर क्या हुआ था, ड्रामा को जो था, थिएटर जो थे वो दोबारा ओपन हो गए थे। तो सेम यहाँ पे भी फिक्शन के ऊपर फोकस था, और सेकंड जो चीज़ थी वो पोइट्री थी। पॉलिटिक्स के ऊपर इनका मेन जो फोकस था वो पॉलिटिक्स के ऊपर था, और जो डोमिनेंट जॉनरा ऑफ लिटरेचर थे उसमें एक फिक्शन था और सेकंड पोइट्री था। अच्छा, इसमें आगे ये मैंने क्वेश्चन भी इसका आंसर खुद ही किया है कि पॉलिटिक्स वाज द मेन फोकस ऑफ राइटर ऑफ दिस एज। वाई पॉलिटिक्स वाज द मेन फोकस? क्योंकि दो रीजंस हैं। एक तो ये था कि जी अमेरिका ने इंडिपेंडेंस हासिल की थी, अब डेफिनेटली पॉलिटिक्स की बात होगी। सेकंड ये था कि अमेरिकन रेवोल्यूशन आया था इस 1765 से लेकर 83 पीरियड के अंदर, इस वजह से पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस था। इस एज के सबसे जो प्रोमिनेंट राइटर है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, जिसने पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा है। इसके अलावा अलेक्जेंडर हैमिल्टन है, थॉमस जेफरसन है। थॉमस जेफरसन यूएस का प्रेसिडेंट भी रहा, थर्ड प्रेसिडेंट था यूएसए का। इसके अलावा विलियम हिल ब्राउन है, जॉन जे है। ये इसके इस एज के जो फेमस राइटर्स थे, लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर ऑफ दिस एज है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन है। इसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक ऑटोबायोग्राफी है, वो इसके अंदर आप इसकी फेमस राइटिंग्स के अंदर याद कर सकते हैं। सेकंड द फेडरलिस्ट पेपर्स बाय अलेक्जेंडर हैमिल्टन है, और द पावर ऑफ सिंपैथी जो है ये इस अमेरिका के अंदर इसको फर्स्ट इंग्लिश नावल भी कंसिडर किया जाता है, जो कि 1789 के अंदर लिखा गया था। और 4 बुक्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, जो कि थॉमस जेफरसन ने लिखी है, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट भी रहा है। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है ना, ये रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड 1830 से स्टार्ट होता है, 1870 तक रहता है। अब सेम आपने रोमांटिक एज पढ़ी थी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर भी। अब इंग्लिश लिटरेचर जब मैं बात करूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो लिटरेचर जो यूके के अंदर लिखा गया था, जो इंग्लैंड के अंदर लिखा गया था। अब जो आपने रोमांटिक एज या रोमांटिक मूवमेंट पढ़ी थी,
इंग्लिश लिटरेचर के अंदर वहाँ पे क्या चीज़ थी, उस एज के पोइट्री उस एज के अंदर लिखी गई थी, उसका जो मेन फोकस था राइटर्स का, विलियम वर्ड्सवर्थ का, एस.टी. कॉलरिज का, पी.बी. शेले का, वो किस चीज़ के ऊपर था? उनका मेन फोकस ये था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी इंग्लैंड के अंदर, उन्होंने जो वहाँ के रीडर्स थे अपने, उनको इंसाइट किया कि आप अर्बनाइजेशन से लीव करके आप नेचर की तरफ फोकस करें। नेचर के ऊपर लिखा गया था। यानी कि इसमें क्या बात आती है, इसमें बात ये थी कि पहले लोग गांव में रह रहे थे, जब वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगती है ना, तो लोग गांव से मूव करके शहरों में चले जाते हैं। अब जब शहरों में चले जाते हैं तो वो जो बेसिकली जो वर्ड्सवर्थ ने, जो एस.टी. कॉलरिज, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कहा कि जी आप अपने वापस अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ आए। ये मैं बात कर रहा हूँ रोमांटिक एज जो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर थी। तो सिमिलरली यहाँ पे जो अमेरिका के अंदर रोमांटिक पीरियड था, इसमें भी उन्होंने बात यही की है राइटर्स ने कि आप अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ आएँ। वहाँ पे फ़र्क किया है कि वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप नेचर की तरफ वापस आएँ। यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो आपका अपना कल्चर था, जो आपका अपना स्टाइल था अमेरिकन लोगों का, उसकी तरफ वापस आएँ। क्योंकि जब ये अमेरिका कॉलोनी बनता है इंग्लैंड का, तो यहाँ पे डेफिनेटली उनके जो इम्पैक्ट्स थे, जो राइटिंग स्टाइल थे ब्रिटिश के, वो यहाँ पे राइटर कॉपी करना शुरू हो गए थे। ठीक है, तो इस एज के जो फेमस राइटर हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि जी आप अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ वापस आएँ, कि जो अमेरिका के अंदर पहले हमारा जो अपना स्टाइल था, आप उसी चीज़ को कॉपी करें। इसकी हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ लिखी गई है कि दिस पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर. American started writing in their own style as before this British style was dominant. Samuel Johnson, which was a British dictionary, was considered standard even in America. Then Webster dictionary was formulated by Americans. अब वेबस्टर डिक्शनरी जो इंग्लिश के अंदर एक बहुत ही फेमस डिक्शनरी है, तो वो बता रहा है कि इससे पहले जो अमेरिकन थे ये टोटली डिपेंडेंट थे ब्रिटिश के ऊपर। इवन इनके अपनी पास डिक्शनरी भी इन्होंने कोई इन्वेंट नहीं की थी। सैमुअल जॉनसन की जो डिक्शनरी थी उसी को यहाँ पे भी अमेरिका के अंदर भी फॉलो किया जाता था। ठीक है, बाद में रोमांटिक पीरियड के अंदर इन्होंने अपने स्टाइल में लिखना शुरू किया और इन्होंने अपनी लैंग्वेज के ऊपर अपना स्टाइल उसके अंदर ऐड किया। ठीक है, तो जैसा कि इसके अंदर अपनी इकोनॉमिक डिक्शनरी, वेबस्टर डिक्शनरी भी ऐड किया। इसके अलावा ये डोमिनेट जॉनर ऑफ लिटरेचर जो था इस एज का, या फोकस ऑफ राइटर्स था, इस एज के अंदर भी पोइट्री, जैसे कि रोमांटिक एज जो थी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, वहाँ पे भी पोइट्री था, यहाँ पे भी पोइट्री और नावल जो थे मोस्ट फेमस जॉनर ऑफ लिटरेचर ऑफ दिस एज। American writers of romantic age were also inspired from the British romantic poets like William Wordsworth and S.T. Coleridge. ठीक है, तो इनका फोकस जो था वो बता रहा है किस चीज़ के ऊपर था, इंडिविजुअलिज्म के ऊपर, नेचर के ऊपर। जैसे कि ये सारी चीज़ें जो हमने वहाँ पे देखी थी, इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, इमेजिनेशन की और कॉमन मैन डिग्निटी की। इस एज के अंदर जो फेमस राइटर्स हैं उनमें एक एमरसन है, एडगर एलन पोए है, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्ग फेलो है। ये वर्ड्सवर्थ वो नहीं है जो आपने इंग्लिश एज के अंदर पढ़ा है। इसके अलावा एमिली डिकिंसन है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा इस एज के अंदर एक मशहूर मूवमेंट भी है जिसको हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटलिज्म, जो कि 1836 से स्टार्ट हुई थी और 44 तक रही थी। ये ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बिल्कुल मिलती जुलती हैं जो आपने रेनेसां एज पढ़ा है। ठीक है, रेनेसां के एज को हम क्या कहते हैं, एज ऑफ एनलाइटमेंट, जो कि हमने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर पढ़ी थी। उसके अंदर क्या बात करते हैं, उसके अंदर ये चीज़ कहा जाता है कि जी लोग जो थे वो पहले था गॉड इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। रेनेसां एज के अंदर वो कहते हैं कि नहीं जी, मैन इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, यानी कि इंसान की ह्यूमन मैन डिग्निटी के ऊपर बात की जाती है। सिमिलरली या रीज़न उसको कह सकते हैं, हर चीज़ को एक प्रैग्मेटिक वे से एक रीज़न के ऊपर उसको जज किया जाता है। तो ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो थे वो भी इसी चीज़ की बात करते थे। वो कहते थे कि जी देयर वाज अ सेंस दैट ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन हैड अथॉरिटी ओवर वन्स पर्सनल लाइफ। ठीक है, ये एक लोगों के अंदर सेंस प्रिवेल कर गई थी कि जो रिलीजन है ना जी, रिलीजन को टोटल अथॉरिटी है एक इंसान के ऊपर। ठीक है, एक इंडिविजुअल के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो क्या करे या क्या ना करे, वो मजहब के अंदर मजबूर है। लेकिन जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे ना, उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया। वो कहते हैं जी कि ह्यूमन मैन डिग्निटी की भी बात इसके अंदर करते हैं। जो कॉमन प्रैक्टिसेस वहाँ पे फॉलो की जा रही थी, रिलीजन को जितनी बर्तरी हासिल थी उसको उन्होंने रिजेक्ट किया। ये कॉमन मैन की डिग्निटी की बात करते हैं इसके अंदर।